हेलो बच्चा पार्टी लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये हमारा 30 डे का सीरीज चल रहा है जिसमें मैं क्लास 12th का हिस्ट्री का ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर वाइज कवर करवा रही हूँ। आज इसका डे 3 है। तो आइए आज समझ लेते हैं चैप्टर 2, जिस चैप्टर 2 का नाम है क्या, राजा, किसान और नगर। एक बात और कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि एक भी वीडियो आपसे छूटे नहीं, और गारंटी के साथ है कि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन हिस्ट्री के आएंगे। तो देखिए, पहला है राजा। राजा का मतलब क्या कि वैसा कोई क्षेत्र जहां पे कोई एक व्यक्ति क्या हो, अपना शासन चलाता हो और बाकी सब उनकी प्रजा हो, यानी उनकी बातें पर निर्भर हो, उन पर निर्भर हो, तो उन्हें बोलते हैं राजा। किसान का मतलब जो खेती बाड़ी जो कृषि करते हैं उन्हें बोलते हैं। और नगर का मतलब जिस क्षेत्र में वो पूरी प्रक्रिया चल रही है, प्रजा वाला, शासन वाला, राजा वाला, उसको बोलते हैं नगर। ठीक है। नगर जो हुआ ये गांव ग्रामीण से थोड़ा ऊपर लेवल का होता है, जिसे आजकल शहर भी बोला जा सकता है। क्लियर। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं वैदिक काल, जिनका शुरुआत हुआ है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। यानी कि जब हड़प्पा सभ्यता चला था, तब कब चला था, वो चला था लगभग 1100 में वो खत्म हो गया था। तो एक ही बार ये आया क्या, 1500, यानी कि 1100 से 1500 के बीच में 4 वर्ष का गैप बच रहा है। और अभी तक जितने भी वैज्ञानिक थे उनमें से किसी भी वैज्ञानिक ने, विद्वान ने, उनको पता नहीं चल पाया है कि ये जो 4 वर्ष था उस 4 वर्ष में हुआ क्या। ठीक है। तो उसके बाद में एक काल आया क्या, वैदिक काल, जिसको 2 भागों में बांटा गया है। अब इस वैदिक काल को 2 भागों में क्यों बांटा गया, क्योंकि इससे हमको क्या हो, जो हम लोग को जो ज्ञान मिले, जो जानकारी हो, वो आसानी से सुलभ हो सके। पहला कारण ये था। और दूसरा कारण ये था आपका कि जो ऋग्वेद में क्या हुआ, एक काल की पूरी जानकारी मिली थी, इसलिए उसका नाम रख दिया गया है ऋग्वैदिक काल। तो यहाँ पे सबसे बड़ा बात आया कि वेद क्या होता है। तो वेद यहाँ पे देखिए, वेद ईश्वरों के द्वारा रचित है। ये नहीं कह सकते आप कि वेद किसी आदमी ने या किसी ब्राह्मण ने रचा है, नहीं। वेद एक ईश्वर जी के द्वारा रचा हुआ है। और उसी वेद को क्या किए, महर्षि वेद व्यास जी ने अपने पुस्तक में फिर से उस वेद को संकलित किए हैं। तो आपसे पूछेगा वेद के संकलन करता कौन है, तो आप बोलिएगा महर्षि वेद व्यास। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, वेद कितने होते हैं, तो 4। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछता है। ऐसे पूछेगा कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो 4। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। ठीक है। ऋग्वेद में क्या है, तो ऋग्वेद में मंत्र हैं, पूजा पाठ की जो विधियां है वो सब ऋग्वेद में संकलित किया गया। सामवेद में क्या है, तो सामवेद में जो संगीत होता है, सा रे गा मा प धा नि सा, यानी कि गाना जो होता है, गाना के तरीके जो होते हैं वो सामवेद में संकलित है। ठीक है। यजुर्वेद याद रखने का तरीका है, य से यजुर्वेद और य से होता है युद्ध, यानी कि युद्ध के अस्त्र शस्त्र की जो जानकारियां हैं वो सब किसमें संकलित है, तो यजुर्वेद में। और अथर्ववेद में क्या है, अथर्ववेद में है जादू टोना, जो कहा जाता है ना, गांव में ज्यादातर कहा जाता है नजरिया दिया है, उसको टोना टोटका कर दिया है, यानी कि टोना टोटका जादू, ये टोना ये सब करने वाली मंत्रें जो विधियां जो होती है वो किसमें संकलित है, तो अथर्ववेद में। आपके एग्जाम में कैसे पूछेगा, आपके एग्जाम में पूछेगा बताइए संगीत किसके अंतर्गत रखा गया है, तो आप बोलिएगा सामवेद के अंतर्गत। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो बोलिएगा ऋग्वेद। युद्ध किसके अंतर्गत रखा गया है, तो यजुर्वेद के अंतर्गत। जादू टोना किसके अंतर्गत आता है, तो अथर्ववेद के अंतर्गत। उसके बाद वेद के संकलन करता कौन है, तो महर्षि वेद व्यास जी। तो होप करती हूँ वेद आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब इसका नाम ऋग्वैदिक काल क्यों पड़ा, क्योंकि इस जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक जितने भी बातें थी, जितने भी चीजें थी, सब ऋग्वेद के अंतर्गत लिखा गया है। उसके अंदर में जो पुस्तक है, जो ग्रंथ है, उसमें लिखा गया है, इसीलिए इस काल का नाम रख दिया गया ऋग्वैदिक काल। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ उस काल में, तो उस काल के समय समाज अत्यंत सरल थे। सरल का मतलब क्या, उसमें सब एक साथ मिलजुल कर रहते थे, वहां पे कोई भेदभाव, कोई मतभेद, ये सब कुछ चीज
नहीं होता था। दूसरा, स्त्रियों की स्थिति संतोषजनक थी, यानी कि जो ऋग वैदिक काल था उसमें स्त्री को भी समान दर्जा दिया जाता था, स्त्री का भी सम्मान होता था, स्त्री के साथ कोई मतभेद ऐसा नहीं होता था कि तुम स्त्री हो तो तुमको ये करना है, तुम स्त्री हो तुमको ये नहीं करना। मतलब स्त्री का भी स्थिति जो ये ऋग वैदिक काल था उसमें संतोषजनक थी। ठीक है, उसके बाद आता है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था जिसको आप जाति भी बोल सकते थे कि वहाँ जाति था क्या, तो वहाँ जाति नहीं था, वहाँ कर्म आधारित था, यानी कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको बोला जाएगा। जैसे कि अगर आपका मन लगता है पूजा पाठ कराने में तो आपको ब्राह्मण के कैटेगरी में रखा जाएगा, अगर आपका मन लगता है युद्ध करने में तो आपको क्षत्रिय के अंतर्गत रखा जाता है, अगर आपका मन किसी के सेवा पानी में लगता है तो उसको शूद्र के अंतर्गत रखा जाता था। यानी कि आपसे पूछेगा ऋग वैदिक काल में कैसी वर्ण व्यवस्था थी, तो कर्म आधारित, यानी कि जैसा आप काम करते वैसा आपको बोला जाता। ठीक है, और इस समय पूजा क्या होती थी, तो जी हाँ, इस टाइम भी पूजा होती थी। जैसे इंद्र भगवान की पूजा होती थी, अग्निदेव की, और सोम भगवान की पूजा। आपसे पूछा जाएगा कि सोम भगवान की पूजा किस वैदिक काल में होता था, तो आप याद रखिएगा ऋग वैदिक काल में। या आपके एग्जाम में पता है कैसे पूछेगा, पहले तो ऐसे पूछ सकता है कि ऋग वैदिक काल की विशेषताएं बताएं, तो भी आपको यही लिखना है। दूसरा पूछेगा ऋग वैदिक काल से आप क्या समझते हैं, तो भी आपको ये इतना लिखना है। अगर आपसे पूछेगा ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में अंतर बताए, तब आप ये दोनों क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ कोई आडंबर अंधविश्वास नहीं था। आडंबर का मतलब है ऋग वैदिक काल में कोई मठ मंदिर पूजा यज्ञ का कोई स्थान ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, और यहाँ पे अंधविश्वास भी नहीं था कि अगर आप ये कार्य कीजिएगा, आप इतना कीजिएगा तो आपको ये मिलेगा, जैसे अभी हो रहा है बहुत जगह पे वो। ठीक है, इस काल को ऋग वेद के अंतर्गत रखा गया। आपसे पूछेगा घुमाने के लिए कि ऋग वैदिक काल को किस वेद के अंतर्गत रखा गया है, तो ऋग वेद के अंतर्गत। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना उत्तर वैदिक काल क्या है। उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। अब आप बोलोगे दीदी ईसा पूर्व क्या होता है, समझने के लिए समझ लेकिन कैलकुलेट करने टाइम गड़बड़ हो जाता है। तो अगर आप लोग को ये दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा, स्पेशली मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊंगी। ठीक है, यहाँ है समाज जातियों के आधार पर बट गया। सबसे पहला काम क्या हुआ इसमें, उत्तर वैदिक काल में जाते ही हम लोग जब उस ग्रंथ को सब विद्वानों ने जब पलटा तो पता चला क्या कि उस समय का जो समाज था ना वो जाति पे बट गया था। जाति पे बटने का मतलब क्या है कि अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपके जो पुत्र होंगे उसको भी हम ब्राह्मण ही बोलेंगे। भले आपके पुत्र को युद्ध करने में मन लग रहा है लेकिन उसको हम क्षत्रिय नहीं बोलेंगे, उसको हम ब्राह्मण ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके घर पे जन्म लिया है और आप पहले से ब्राह्मण थे, इसलिए आपका पुत्र भी क्या हो गया, ब्राह्मण। अगर कोई जाति मान लो चमार हो गया, चमार में जन्म लिए तो आपका जो पुत्र होगा, आपका जो आने वाली पीढ़ी होगी उसको भी चमार जाति के अंतर्गत ही रखे। भले आप कितना भी बड़ा काम कर लो फिर भी आपकी जाति क्या होगी, चमार होगी। तो ये हुआ उत्तर वैदिक काल में, समाज क्या हुआ, जाति में बट गया। पुरोहित का जन्म हुआ। पुरोहित वही पूजा पाठ करवाने वाले जो बहुत सारे लालच करते थे, जगह जगह पे बार बार यज्ञ अनुष्ठान करने लगे ताकि उनको धन अर्जित हो, लालच समा गया। ठीक है, वन व्यवस्था जन्म आधारित थी। वन व्यवस्था वही यानी कि जाति के आधार पर जिस घर में आपका जन्म हुआ उसी घर के हिसाब से आपका क्या जाति निर्धारित कर दिया जाता था। इस समय यज्ञ अनुष्ठान आदि होने लगे। ऋग वैदिक काल में यज्ञ अनुष्ठान ये सब आडंबर ये सब नहीं थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि यज्ञ भी होने लगे, अनुष्ठान भी होने लगे। ठीक है, आदि चीज। उसके बाद अंधविश्वास तो हद फैलने लगा, मतलब बहुत ज्यादा अंधविश्वास हो गया कि आप अगर इतना चीज कीजिएगा तो आपको भगवान से ये मिलेगा, आप ये करोगे तो ये मिलेगा। इसको बोलते हैं अंधविश्वास, वो भी होने लगा। इस काल को सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के अंतर्गत रखा गया है। यानी कि ऋग्वेद तो चला गया ये ऋग वैदिक काल में, बाकी ये जो 3 वेद बचते हैं इसको उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत रख दिया गया। तो होप करती हूँ ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल क्या है, कैसे हैं, आपको समझ में आया होगा। इससे आपका कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है वो एक बार समझ लीजिए। बोलेगा पहले उत्तर वैदिक काल की विशेषताएं लिखे, तो भी आप यही लिखना। बोलेगा आपको उत्तर वैदिक काल से आप क्या समझते हो, तो भी आप यही लिखे। मतलब मिला जुला कर मैं ये बोल रही हूँ कि ऋग वैदिक काल से कुछ भी रिलेटेड पूछे आपको ये लिखना है, और उत्तर वैदिक काल से कुछ भी रिलेटेड पूछे तो आपको ये लिखना है। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों का अंतर लिखे, तो आप क्या करोगे, ये दोनों वहां क्या कर दोगे, लिख दोगे, और 5 नंबर आपके एग्जाम में आ जाएगा।
तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस चैप्टर बहुत लंबा है और उतना पढ़िएगा तो आपका माइंड भी जो है बाउंस कर जाएगा। इसलिए आपका चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से एग्जाम में आने की संभावनाएं रहती है, सिर्फ और सिर्फ हम वही आपको पढ़ा रहे हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं महाजनपद, यानी कि ये महाजनपद क्या था उसके बारे में। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव हो तब या सब्जेक्टिव हो तब ये क्वेश्चन इस बार आना ही आना है। अब ऑब्जेक्टिव के रूप में आ जाए तो या सब्जेक्टिव के रूप में आ जाए तो। और मैं बार बार आपको यही बोल रही हूँ कि मैं ये सीरीज 30 डे का चलाई हूँ और इसमें आपका जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर्स का, मैं चैप्टर वाइज ही वो कवर करा रही हूँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा रही। तो देखिए महाजनपद क्या है वो समझिए। यहाँ पे प्राचीन भारत में लगभग 6वीं ईसा पूर्व उभरे बड़े राज्यों या साम्राज्य से है। आपसे पूछा जाएगा महाजन पद कब उभर कर सामने आया था, तो आप बोलिएगा 6वीं ईसा पूर्व में। ठीक है, ये 16 शक्तिशाली और संगठित राजनीतिक इकाइयां थी। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि महाजन पद जो था वो कब उभर कर अस्तित्व में आया, तो 6वीं ईसा पूर्व। और दूसरा पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि महाजन पदों की संख्या कितनी थी या महाजन पद कितने थे, तो आप बोलिएगा 16। इस 16 में जो सबसे फेमस महाजन था ना पद, वो था मगध, जिसको आजकल आज हम लोग पटना के या पाटलिपुत्र के इस सब के नाम से जानते हैं, वही है मगध। अब ये मगध कहानी सुन लीजिए क्या जा रहा है आपका। तो मगध जो साम्राज्य है ना, यही सबसे शक्तिशाली क्यों उभर के सामने आया, बाकी क्यों नहीं, क्योंकि ये जो मगध थे, मगध के अगल बगल में भी और सारे शक्तिशाली राज्य थे। तो इस मगध के जो राजा थे बिंबिसार, उन्होंने सोचा लड़ाई करने जाएंगे तो ये सब तो दबा देगा, तो ये चला क्या, प्यार का जाल। किसका जाल, प्यार का जाल। और एक सब राज्य में जा जा के सबके मतलब अपना किसी से युद्ध करके, किसी को जाल में फंसाकर, जो भी समझो करके, उन राजा की पुत्रियों से क्या कर लिए, विवाह कर लिए। और विवाह करने के बाद हुआ क्या कि जितने भी राजा थे उनके ये क्या बन गए, दामाद बन गए। और ये जो जितने अगल बगल के राज्य से सब मगध के साथ मिल गए, जिससे मगध क्या हो गया, एकदम शक्तिशाली हो गया। चारों तरफ से इनको तो, और इनके ससुर जी जो सब थे वो सब सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। कोई भी बाहरी आक्रमण आता था तो पहले ही सबसे निपटता था, तब मगध में उसको एंट्री मिलने की भी जगह मिलती थी, ऐसा कुछ था। इसी सब के कारण क्या हुआ कि मगध सबसे शक्तिशाली महाजन पद में से उभर कर बाहर आए। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा जाएगा कि महाजन पद जो है इसका अर्थ क्या होता है, तो महाजन पद होता है जो महान जनों का क्षेत्र, यानी कि जो बहुत ही महान है, सर्वश्रेष्ठ है, शक्तिशाली जो लोग हैं उन लोगों का क्षेत्र, या महान साम्राज्य। सबसे आपसे पूछेगा ना कि महाजन पद जो है आप लोग बता रहे हो उसका अर्थ क्या है, तो वैसा क्षेत्र जहाँ पे बहुत शक्तिशाली, सर्वश्रेष्ठ, महान महान लोग जहाँ पे रहते हैं, वैसे वाले क्षेत्र को, या बहुत विशाल साम्राज्य, बहुत बड़ा साम्राज्य की स्थापना हो चुकी है वहां पे, वैसे स्थान को बोलते हैं महाजनपद। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि उसमें शासन व्यवस्था कैसा थे, जब 16 महाजन पद थे अस्तित्व में, तो उस समय वहां का शासन पद्धति क्या था। तो सबसे बड़ी बात कि उस समय वहां पे राजा हुआ करते थे और उनकी प्रजा, राजा जो बोल दे वही प्रजा को मानना है। जैसे हम लोग के पापा जो बोल दे वो हम लोग को मानना है, तो हम लोग के राजा हमारे पिताजी हैं, हम लोग का जो शासक है वो कौन है, पिताजी है। वैसे ही हम पूरे उस क्षेत्र का मात्र एक राजा होते थे, तो वही है। उसका शासन व्यवस्था कैसा था, तो शासन व्यवस्था कैसा था वो देखिए, महाजन पदों में राजतंत्र और गणतंत्र दोनों था। ये एक बहुत ही, यहाँ पे जो था राजतंत्र और गणतंत्र दोनों थे, यानी कि राजा का भी शासन था, यानी राजा जो कहते थे वो किया जाता था। लेकिन प्लस पॉइंट इस महाजन पद का ये था कि इसमें गण राज्य भी था, यानी कि गणों लोगों का भी सम्मिलित रूप था। यहाँ पे राजा तो जो थे उनका तो शासन चलता ही था, प्लस में जो जनता लोग बोलती थी कि ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं, तो उस पर राजा लोग क्या करते थे, ध्यान देते थे। क्लियर। उसके बाद प्रमुख महाजन पद, यानी कि ऐसे महाजन पदों की संख्या तो 16 है, लेकिन उस 16 में भी सबसे फेमस सबसे प्रमुख कौन से महाजन पद है। आपसे कभी कभी पूछ देता है 4 महाजन पदों के नाम बताइए, 2 महाजन पदों के नाम बताइए, या कुल कितने 16 महाजन पदों के नाम बताइए, ऐसे। तो यहाँ पे है पहला मगध, कौशल, वत्स, अवंती, गंधार, ऐसे हैं 16, लेकिन जो फेमस है मैं वो लेकर आई हूँ।
मैं पहले ही बोल दूं, एक्स्ट्रा मैं कुछ आपको पढ़ाकर ओवरलोड देने वाली नहीं हूँ। तो एक मगध, दूसरा कौशल, तीसरा वत्स, चौथा अवंती और पांचवा गांधारी। यानी कि 16 में मात्र 5 ऐसे महाजनपद थे जो बहुत ही ज्यादा क्या थे, फेमस थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने लिखा महाजनपद के काल में ही लौह का विकास हुआ। मतलब इससे पहले क्या था, हड़प्पा सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता में उन लोगों को सभी धातु की लगभग जानकारियां थी, लेकिन एक ऐसा धातु लोहा, उसकी जानकारी हड़प्पा वालों के पास नहीं थी। लेकिन महाजन पद जिस टाइम वैदिक काल जब बना, उसमें क्या हुआ कि महाजन पदों के काल में लोहा की जानकारी हो गई थी वैदिक काल में। और उस जब लोहा, आपको पता है ये लोहा कितना कारगर साबित होता है, उसमें अगर उससे कोई भी हथियार बना सकते हैं, औजार बना सकते हैं, उससे हंसुआ खुरपी जो भी बनता है, जिससे कृषि कार्य भी अच्छी तरह से हो पाती है। यानी कि जब लोहा का खोज किया गया, उसके बाद जो ये कृषि क्षेत्र है या कोई भी क्षेत्र हो, वो बहुत ही ज्यादा क्या करने लगा, विकास करने लगा। तो आपसे पूछ सकता है लोहा का विकास कब हुआ था, किस काल में, तो आप बोलिएगा महाजन पद में लोहा का विकास हुआ था। ठीक है, तथा इसी टाइम में बौद्ध और जैन धर्म का भी विकास हुआ। अब आप बोलोगे दीदी बौद्ध धर्म क्या है और जैन धर्म क्या है, तो एक महान महान गुरु हुए, उन गुरु ने अपने उपदेश दिए। एक का नाम था क्या, गौतम बुद्ध। तो उन्हीं के नाम पर उन्होंने एक धर्म दिया, जिसका उस धर्म का नाम पड़ गया बौद्ध धर्म। फिर एक और धर्म का उत्पन्न हुआ क्या, जैन। जैन धर्म एक और गुरु आए थे, वो दिए, तो इस पे पड़ गया क्या नाम, जैन धर्म। क्लियर। तो आपसे पूछेगा इस काल में क्या क्या विकास हुआ, तो सबसे पहले लोहा का विकास हुआ, और उसका बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी इसमें विकास हुआ। अब लास्ट यहाँ पे देखिए 16 महाजन पदों का उल्लेख आपसे पूछा जाएगा, बताइए कि महाजन पदों का उल्लेख हमको कहाँ से मिलती है। तो आपको याद रखना पड़ेगा बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से। ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछ सकता है कि ये जो अंगुत्तर निकाय है ये कौन से धर्म का ग्रंथ है, तो आपको याद रखना पड़ेगा बौद्ध धर्म। या यहाँ पे आपसे ये पूछ सकता है कि भगवती सूत्र कौन से धर्म का है, तो जैन ग्रंथ का, सॉरी जैन ग्रंथ का। ठीक है, या आपसे ये पूछ सकता है कि बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम है जिसमें 16 महाजन पदों की उल्लेख मिली है, तो आपको याद रखा होगा अंगुत्तर निकाय। और सबसे बड़ा क्वेश्चन आज तक का है ये कि जो 16 महाजनपद थे क्या सब में एक समानता थी, नहीं, सबका अलग अलग अपना राज्य व्यवस्था था, अलग अलग था। लेकिन सबसे फेमस जो था वो था मगध। ठीक है, अब ये पार्ट 1 हो गया हमारा डे 3 का। अब पार्ट 2 हम कल आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें हम मौर्य साम्राज्य, फिर अशोक के बारे में, देख उसमें है बहुत सारा, हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन उससे जब क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा तो हम क्यों आपको पढ़ाएं। आपको एग्जाम में पूछा जाता है मौर्य वंश, उसके बाद अशोक से पूछा जाता है, समुद्रगुप्त से, और यात्रा वृतांत के बारे में, यात्राई जो किए थे हमारे भारत में, हमारे बिहार में, वहां से पूछ रहा है। तो कल पार्ट 2 आप जरूर देखिएगा, कल इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो होने वाला है, क्योंकि लगभग अभी से 4-5 साल तक लगातार वैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको पछताना ना पड़े। मैं ये गारंटी दे रही हूँ यहीं से आएगा, बार बार बोल रही हूँ तो कुछ ना कुछ बात जरूर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।